कैसे आप सभी लोग। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, एक क्लास हम ले चुके हैं। ये 10 या 15 क्वेश्चन हम डेली आपके लिए लेके आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सीटेट एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आज हमारा सेकंड क्लास है इसकी सीटेट की। एक क्लास हम पीछे ले चुके हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और थोड़ा समझना, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बोतल में 500 मिलीलीटर जूस भरा जाता है। ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। यानी कि एक बोतल में कितना है, 500 लीटर। ठीक है, और ऐसी 6 बोतलों को, ऐसी ही 6 बोतलों को एक कार्टून में भरा जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है कि 300 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या, मतलब 300 लीटर जूस में बताने हैं कितने कार्टून चाहिए। तो हमें अगर ये पता चल जाएगा एक कार्टून में कितने लीटर जूस है, ठीक है, तो उससे हम बता सकते हैं कि कितनी बोतल है। ठीक है, कितने कार्टून भरे जा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं ये पता कर लूं कि एक में कितना है। एक बोतल में कितना है, 500 मिलीलीटर। एक बोतल में कितना है, 500 मिलीलीटर। तो 6 बोतलों में कितना हो जाएगा, 6 बोतलों में 500 गुणा 6 मिलीलीटर। ठीक है, इतना हो गया मिलीलीटर। ठीक है, और टोटल कितना है, टोटल है 300 लीटर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज करूंगा। इसको क्या करूंगा, 300 को गुणा 1000, ये मिलीलीटर में चेंज हो गया। और बट्टे, अब एक कार्टून में कितना, इतना है ना, तो एक कार्टून के जितना भी एक कार्टून में जूस है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो अब इसे निकल आएगा कितने कार्टूनों की आवश्यकता होगी। तो इससे आप काट सकते हो। ठीक है, इससे आप काट सकते हो। देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देना। ठीक है, 3 से ये 2 बार काट देना, और ये 5 दूनी 10, 5 से इसको काट देना 5 दूनी। ठीक है, 2 से ये 100 बार काट देना। यानी कितने कार्टून चाहिए, 100 कार्टून। कितने कार्टून चाहिए, 100 कार्टून। एक बार मैं फिर से समझाता हूं। अगर आप ये पूछा है कितने कार्टूनों की आवश्यकता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यही पता करना है आखिर एक कार्टून में कितना जूस है। तो मैंने ये पता कर लिया, एक कार्टून में इतना जूस है। ठीक है, क्योंकि 6 बोतल एक कार्टून में पैक हो रही है ना, तो एक कार्टून में इतना जूस है। 6 पंजे 3000 मिलीलीटर। अब एक कार्टून में इतना है, और टोटल जूस था हमारा 300 लीटर। ये लीटर था, इसलिए मैंने 1000 से गुणा करके ये मिलीलीटर बना लिया। तो इतने जूस में टोटल में एक कार्टून के जूस से भाग लगा दो, तो पता चल जाएगी कितने कार्टून जूस चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 100 कार्टून आया। दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि समय, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, समझ में आ गया होगा। देखो, यदि अब इस समय 2:17 हो रही है PM। ठीक है, तो अब से 11 घंटे 59 मिनट के बाद क्या समय होगा। तो एक बात आप जानते हो कि हर 12 घंटे बाद वही समय दोबारा आ जाता है। जैसे 1 बजा हुआ है, तो 12 घंटे बाद फिर वही 1 बज जाएगा। ठीक है, मान लो 12 बजे हुए हैं, फिर 12 घंटे बाद वही 12 बज जाएंगे। मतलब वही समय रिपीट होता है 12 घंटे बाद। तो देखो, इस समय 2:17 है, 2:17 है। तो अब मुझे पता है कि 12 घंटे बाद ये समय दोबारा आने वाला है। तो देखो, 11 घंटा 59 मिनट है, 1 मिनट की तो कम है 12 घंटे में। तो अगर ये मान लो कि अगर ये 12 घंटे है, तो 2:17 हो जाती। ठीक है, 2:17 हो जाती, लेकिन 1 मिनट कम है, तो 2:16 होंगी इतने घंटे बाद। ठीक है, तो अब करेंगे कैसे, तो क्या है, 11 घंटे 59 मिनट के बाद क्या समय होगा। तो इस समय को इसी में ऐड कर लो, 11 घंटे 59 मिनट, और 7 दूनी 14, 15, 16 का 6 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, 2 और 1 3 और 1। ठीक है, तो ये 13 घंटे 76 मिनट। अब 76 मिनट में 1 घंटा होता है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, 60 मिनट इधर आ जाएंगे, तो ये 14 घंटे हो जाएंगे। 14 घंटे का मतलब है, अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 60, 16 मिनट। तो 14 घंटे 16 मिनट, या मैं लिख सकता हूं इसको 2 घंटे, मतलब 2:16 भाई 14 घंटे का मतलब क्या हुआ, 14 बजे हुए। 14 बजे का मतलब है कि 2 बज गए भाई, 12 बजे और फिर 2 बजे और। ठीक है,
तो ये ऐसे आप बता सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण 13 मीटर है तथा परिमाप 34 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक बार देखो इसको कि मतलब ये दे रखा है, एक आयताकार कोई मैदान है, इसका विकर्ण दे रखा है ये 13 है, ठीक है, और इस पूरे का जो परिमाप है वो 34 मीटर है, और आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल। देखो दोस्तों, अगर विकर्ण दे रखा हो, ठीक है, और परिमाप दे रखा हो और क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो इसमें आप एक सूत्र का यूज करोगे। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है आपका कि जो भी डायगोनल होगा उसका वर्ग बराबर 4 मल्टीप्लाई में जो भी आपका यहां पे पेरीमीटर आएगा पी स्क्वायर, और यहां पे डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस प्लस, यहां पे इसको प्लस कीजिएगा, ठीक है, और यहां पे 8a, ये सूत्र है, ठीक है, एक रिलेशन है। p यहां पे क्या है? p परिमाप है आयत का, d विकर्ण है, और a क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल ही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन अगर ये फॉर्मूला आप जानते हैं तो देखो ये क्या है? परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है? 34। तो यहाँ पे 34 का स्क्वायर करेंगे और बराबर में 4 इंटू डी क्या है? डायगोनल यानी विकर्ण कितना है? 13। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे और प्लस के 8a, और a क्षेत्रफल तुमसे पूछा गया है, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? देखो वर्ग करना, 3 3 9, 4 चौक 16, क्रॉस 3 चौक 12 दूनी 24, 6 5 9 2 11, 1156, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखो 13 13 169, 169 में 4 से गुणा करना, 4 9 36 का 6, 3 4 6 24 25 26 27 2 6, ये 676 और प्लस 8 है। अब देखो ये इधर लाके घटा लो, जब इसको इस ला घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0, ठीक है, 15 में 7 गए तो 8 और 10 में 6 गए तो 4, ये बचेगा, और 8a, 8 से ये काट देना, a बराबर, तो ये क्षेत्रफल है आपका, कितना आया? 60, और ये मीटर में दे रखा है परिमाप, किस में दे रखा है? मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये आपका क्षेत्रफल है, ठीक है दोस्तों। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हो। अगर ये भुजाएं वगैरह देता तो क्षेत्रफल हम निकाल लेते, ठीक है, क्योंकि विकर्ण दिया है इस वजह से आप उस चीज से नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए ये सूत्र है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, देखो एक क्वेश्चन है, एक सरल रेखा पर कितने बिंदु स्थित होते हैं। तो मान लो हमने कोई सरल रेखा बनाई, ठीक है, तो अब सरल रेखा में देखो कितने बिंदु होंगे, इस पे अनगिनत बिंदु होते हैं, असंख्य, ठीक है, तो इस पे कितने होंगे? अनंत बिंदु होते हैं, इन्फिनिटी जिसे बोलते हैं। कितने होंगे? अनंत, अनंत बिंदु होंगे। कितने? अनंत बिंदु होंगे। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एक रेखा कितने बिंदुओं से होकर, कम से कम कितने बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जाती है, तो वो 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका है, किस तरीके से वो पूछता है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। एक और क्वेश्चन देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो त्रिज्या आपको दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, और गुणा आर की जगह पे आप लगा सकते हो 7 का स्क्वायर, आप चाहो तो यहाँ कैपिटल आर ही ले सकते हो। अब इसमें से एक 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल की यूनिट होती है, ठीक है। तो ये 5 सवाल आगे देखते हैं। देखिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेड का मान ज्ञात करना है। यदि संख्या इतने में अगर 9 से विभाज्य है
अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो हमें ये बताना है कि जेड का कितना मान हो सकता है, कम से कम कितना मान हो सकता है। ठीक है, जेड का मान ज्ञात करो यदि संख्या इतने 9 से विभाज्य हो। ठीक है, जेड का यहां लिख लेते हैं, जेड का कम से कम, यानी न्यूनतम मान हमें बताना है, क्योंकि हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो इस वजह से हम कह रहे हैं न्यूनतम मान बताना। ऑप्शन होंगे तो उसमें हम बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो कोई भी संख्या अगर 9 से भाज्य है, ठीक है, तो उनके अंकों का योगफल भी 9 से भाज्य होना चाहिए। देखो जैसे कि मैं कहूं 8 और 1 9, 9 से कट गई, 7 और 4 11। अब 11 में कितना जोड़े कि 9 से विभाज्य हो जाए, तो कितना जोड़े 11 में, यानी 7 जोड़ लेंगे, पता चल जाएगी 9 से विभाज्य हो जाएगी। देखो इनको जोड़ते हैं, 4 + 1 + 7 + जेड + 8, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 8 कितने हो गए, 12 8 20, 20 + जेड। मुझे पता है अगर ये 9 से भाग करना है, इसमें पूरी बार भाग जाएगा। ठीक है, तो इसमें जेड का कितना मान लें जिससे कि भाग चला जाए, तो कितना आना चाहिए, 7 और आना चाहिए, तभी तो 27 हो जाएगा भाई। 20 + जेड की जगह कितना आ जाए, 7 आ जाए, तभी तो 9 से कट जाएगा। 20 और 7 27, और देखो ये 9 से कट जाएगा 3 बार। इसका मतलब है जेड का जो न्यूनतम मान है वो कितना है, कितना है जेड का न्यूनतम मान, 7। 7 आने पर वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। कम से कम है ये मान, इतना तो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये पिछली बार सीटेट में भी देखा गया है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आता रहता है, इसको आप समझे थोड़ा सा। एक संख्या दे रखी है, बराबर में कुछ इस तरीके से गुणनखंड करके दे रखे हैं जिसकी पावर दे रखी है, तो आपको क्या करना है, इस संख्या के गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड भी ध्यान रखना 2 3 और 5 के गुणनखंड के रूप में ही करने हैं। ठीक है, तो इसके 21 60 के हम यहाँ पे लिखते हैं, 21 60। 2 से काटेंगे पहले, 2 एकम 2, 1 में ना जाने का 0, फिर 2 8 16, फिर 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं कटेगी, अब इसको 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटो, 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5, ये आया। तो अब आपने देखा कि इसको, अब मैं इस वाली चीज को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 की पावर 1 2 3 4 गुणा, और 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो इसके हिसाब से आपने देखा कि 2 की पावर a है, 2 की पावर a है, इसका मतलब है ये a का मान है। a का मान कितना है 4, और ये b का मान है तो ये कितना है 3, और c का मान कितना है 1। हमने a b c के मान निकाल लिए पावर निकाल के। ठीक है, पावर में बदल के। अब ये इसका मान तुमसे पूछा गया है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो देखो इसकी वैल्यू कैसे बताओगे, कि 3 की पावर a का मान कितना है 4 है कि नहीं, a का मान 4, तो हम ये 4 लगाएंगे, गुणा 2 पावर कितनी है -b, तो माइनस, और b की जगह पे क्या लगाओगे यार 3, गुणा, फिर 5 की पावर -c, तो c का मान कितना है 1, ये -1 लगाओ। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, 3 की पावर 4, इसका मतलब है 3 दिया 9 27 दिया 81, ये इनको बट्टे में कर लेना, 2 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 1, ये प्लस की हो गई नीचे आगे घात। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 81 बट्टे 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 पंच 40, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको एक बार, ठीक है, एक बार इसको आप दोबारा करके देखना, कुछ नहीं है, इस संख्या के गुणनखंड इसी के रूप में करते हैं, तो जितनी घात बनती है वो a b c इनके मान आ जाएंगे, जो मान आए वो आपको यहाँ पुट करने हैं और उसको सॉल्व करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इसको मैं रफ करता हूं। इसके लिए आपके गुणनखंड आने चाहिए। ठीक है, इसको देखो, एक सिंपल क्वेश्चन है, आकृति में x की वैल्यू पता करनी है। x कहाँ ये रहा, तो देखो इसमें कुछ ऐसा रिलेशन इसमें बना हुआ है कि 1 के सामने x है, हमने आगे देखा 2 के सामने 8 है, 3 के सामने 27, 4 के सामने 64। इसका मतलब क्या है कि 2 का घन 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64। अब आप बताओ 1 का घन क्या होता है, तो 1 का घन 1 ही होता है, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्यूब क्या है, 2 का क्यूब 8 हो गया, ऐसे 3 का क्यूब 27 हो गया, ऐसे 4 का क्यूब 64 हो गया, इसी प्रकार 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है और उसमें से एक संख्या दे रखी है 48, संख्या बतानी है दूसरी संख्या क्या है। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो कुछ नहीं है, एक संख्या आपको दे रखी है 48, तो यहाँ पे 48 लगा देंगे। दूसरी संख्या आपसे पूछिए, मान लो ये दूसरी संख्या है, ठीक है, और बराबर में एचसीएफ कितना दे रखा है 6 और गुणा एलसीएम कितना दे रखा है 432। क्या करेंगे, भागे गुणा कर देंगे तो सेकंड संख्या निकलेगी दूसरी संख्या। तो 6 गुणा 432 बट्टे 48, ये 6 48 आठवां और ये 8 8 5 40, 3 बटे 8 चौक 32, तो 54 ये दूसरी संख्या होगी। ठीक है, ये दूसरी संख्या होगी, समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नए साथी जितने भी जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखो जरा। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जिससे कि उस आयत का क्षेत्रफल ना बदले। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में एक ये फॉर्मूला आपको यूज करना है कि x प्लस वाई अपॉन 100, ये किसी भी आकृति में आयत हो, वर्ग हो, ठीक है, क्षेत्रफल में मतलब उसकी भुजाओं में जो है क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो देखो कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि के लिए आप प्लस लोगे, वृद्धि के लिए प्लस लोगे और कमी के लिए माइनस, तो 60% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो कमी कर रहे हैं तो माइनस के मान लो 22% की कमी की जाए। फिर देखो प्लस, ठीक है, x कितना है 60 गुणा और y कितना है, कमी कितनी कर रहे थे माइनस की y, ठीक है, अपॉन में 100। और देखो क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो उसके लिए आपको बराबर में 0 लेके चलना है। ठीक है, क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो उसके लिए आपको बराबर में 0 लेके चलना है। आप इसे सॉल्व करेंगे और इससे आंसर आपको मिल जाएगा। देखो 0 से 0 कट गया, 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो ये मिल गया आपको 60 माइनस वाई और ये माइनस प्लस गुणा माइनस 3y अपॉन 5 बराबर में 0। ठीक है, इसको आप उधर ले जाना, तो ये 5 एकम 5 और 3 माइनस के 8y बट्टे 5 और बराबर में ये उधर चला जाएगा माइनस के 60, इससे ही घट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 60 गुणा 5 बट्टे 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 से ये 15 बार, 15 पंजे 75 और बट्टे 2, तो ये आ जाएगा आपका 37.5। 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और ये 2 पंजे, तो इतने प्रतिशत की आपको कमी करनी होगी। क्या होगा, इतने प्रतिशत की आपको कमी करनी होगी, इतने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद देखो यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाए और हर को 25% बढ़ाया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या आती है, पहले वाली भिन्न क्या आती है, तो उसको देखो कैसे निकालेंगे। इसको देखिए, कि एक भिन्न मान लिया कि भिन्न जो है, माना जो भिन्न है आपकी वो x बट्टे बाई है, इसको मैंने मान लिया माना भिन्न क्या है आपकी x बट्टे बाई। ठीक है, तो देखो ये देखो कि एक भिन्न के अंश को तो 20% बढ़ाए रहे हैं। 20% का मतलब है किसको, अंश को 20% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है 20% बढ़ाया तो 120 हो गई, 120 पे हो गई, अंश को बढ़ाया है। ठीक है, इसी प्रकार हर को कितना बढ़ाया है, हर को 25% बढ़ाया है, यानी कि वो 125% हो गया, यानी कि 100 से 25% बढ़ाया तो 125 हो गया। ठीक है, और अब ये भिन्न हो कितनी गई, वो हो रही है आपकी कितनी 3/5, ये 3/5 हो रही है। ठीक है, बहुत शॉर्ट तरीके से समझा रहे हैं, समझ में भी आ रहा होगा। 20% बढ़ रही है, इसका मतलब है 120 हो गई 100 से, भाई 100 पे ही तो 20 बढ़ रही है तो 120, ये 25% बढ़ रही थी 100 पे, तो 100 पहले थी 25 बढ़ गई, कितनी होगी 125। ठीक है, और नई बिल 3/5। आपको x बट्टे वाई का ही मान बताना है,
तो x बट्टे वाई का मान यहाँ से आप निकाल सकते हो। 3/5 तो उधर है ही है, क्रॉस मल्टी ये 125 ऊपर जाएगा और ये 120 नीचे आएगा। इसको आप सॉल्व कर लें। 5 से ये 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और ये 3 से कट रही है, 3 चौक 12 0, ये 25/40 और इसको भी आप 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया 5/8 x बट्टे वाई। यही आपकी मूल भिन्न है। आपने इस तरीके से कर लिया। इसका एक और तरीका है, ठीक है, वो थोड़ा लेंथी है, आप इसी तरीके से करना है इस टाइप के सवाल। अगर वो कमी कर रहा होता 20% की कमी, तो फिर मैं उसको 80x लिखता, ठीक है, कमी पे। भाई 100 में 20 कम हो जाएंगे तो 80 पे ही बचेंगे। वृद्धि कर रहा था इसलिए मैंने जोड़ दिया उसको 100 पे, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा ये। देखो एक क्वेश्चन और देखो, नीचे दे रखा गुणनफल, इकाई का अंक पूछता है इसमें, ठीक है। इस तरीके से बताओगे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक निकालने का एक तरीका है, वो क्या तरीका है कि जो भी उसकी घात दे रखी है, संख्या आधार कितना भी बड़ा हो, उसकी पावर देखो, पहले उसकी पावर में आप 4 से भाग लगाएं, ठीक है, और शेषफल देखें बचता क्या है। तो देखो मैं इसमें अगर 4 से भाग लगाऊं तो 4 चौक 16, ठीक है, फिर साथ में लगाऊंगा 4 एकम 4, कितना बचा 3 बचा ना, शेषफल कितना बचा 3। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 167 में 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो आपको जो शेष मिलेगा, शेषफल मिलेगा, शेषफल वो आपको कितना मिलेगा 3 मिल जाएगा। 4 चौक 16, 4 गुण 4, 3 बचाना शेषफल। उस 3 शेषफल को इस लास्ट वाले डिजिट पर घात चढ़ा देना, 3 ही तो है लास्ट में, तो यही घात लगा दो जो शेषफल बचा है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 27। तो दोस्तों ये है आपका इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है आपका 7 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप इकाई का अंक भी बता सकते हो। आशा करता हूं सब ठीक चल रहा है और सब समझ में आया हुआ, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, जो मेरे साथी नए जुड़े हैं चैनल के साथ, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी हमारी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। और सीटेट का एग्जाम भी नजदीक है। अभी सीटेट के एग्जाम को लेकर बड़ी बातें चल रही हैं, यूट्यूबर कहते हैं कि एग्जाम हट गया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही आ जाएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। ऐसा नहीं है कि आप अपनी तैयारी को छोड़ दें, नहीं, पेपर तो आपको देना है और क्लियर भी आपको करना है, ठीक है। तो आप रिस्क नहीं ले सकते। तो इस तरीके से आप मेहनत करते रहिए, एग्जाम निकल जाएगा आपका, अगर आप मेहनत करते हो तो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।